बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने एक्सरसाइजेस को शुरू किया था जो हमारी चैप्टर नंबर 10 की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं हमारी चैप्टर नंबर 10 के, उसके बारे में हम डिटेल से देखा था और उसके फिर हमने आंसर्स के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चंस मौजूद होते हैं उसको हम कैसे हल करते हैं। जिस तरह आज के लेक्चर के अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम बात करेंगे उन स्टेटमेंट्स की जिसमें से आप ट्रू और फॉल्स को फाइंड करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फिर एमसीक्यूज की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर नंबर 10 है, बेसिकली हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। इसका आज जो हमारा लेक्चर है दैट वो कंसिस्ट कर रहा है एक्सरसाइज 1 के ऊपर, जिसमें हम पहले ये देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को हम कैसे जो फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे ट्रू फॉल्स जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनको कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, दैट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड डैश। फ्रेंड्स, फिल आउट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, इसको याद रखिएगा कि बेसिकली इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक के अंदर से इजीली मिल जाएंगे। बात सिर्फ ये यहाँ पे आपको बताने की और इस लेक्चर में बताने की वजह ये है इनफैक्ट कि आपको ये बताया जाए कि आपके पास जब क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आपने उसको हल कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर तो आप इन चीज़ों का रट्टा मार लेंगे तो इट्स ओके, लेकिन आप देखेंगे 10 चैप्टर है आपके पास, आपके एग्जाम्स के अंदर आप 10 के 10 चैप्टर्स को रट्टा नहीं मार सकते, आप याद नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जहन में बिठाने पड़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जहन में बिठाएं और जब क्वेश्चन आपके पास आए उस क्वेश्चंस में से ही आप आंसर जो फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप ये देखें कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका एरिया कौन सा है। वो आपकी बुक का जो चैप्टर है, जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है उस चैप्टर में वो किस एरिया में से क्वेश्चन लिया गया है। जब एरिया आप डिफाइन कर लेंगे तो पॉसिबल है और 90% चांस ये होगा कि आप आंसर भी इजीली फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का एरिया आइडेंटिफाई ना कर सके तो फिर 90% चांस है कि आप आंसर ना दे सकें। तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस एरिया से लिया गया है, उसके बाद फिर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और मोस्टली केसेस के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड डैश। अब स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि वेब पेज होता क्या है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस के डिफरेंट वेब पेजेस को अगर आप आपस में रिलेट कर देते हैं तो फिर क्या चीज़ बनती है। बेसिकली होता ये कि ये आपकी वेबसाइट का वेबसाइट की डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी अगर वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक स्पेसिफिक पेज ओपन होता है, आप उसको कहते हैं दिस इज वेब पेज। अब उसके बाद आप उसी वेब पेज के ऊपर डिफरेंट लिंक्स बने होते हैं, आप डिफरेंट लिंक्स को क्लिक करते हैं और उसी से रिलेटेड आप डिफरेंट वेब पेजेस को ओपन करते हैं। अब वो तमाम वेब पेजेस जो आपने जो वेबसाइट ओपन की थी उसके ऊपर जो लिंक्स मौजूद थे, उस लिंक्स पे क्लिक करने से ओपन हुए थे, वो तमाम वेब पेजेस आपके रिलेटेड वेब पेजेस हैं। तो उनकी जो कलेक्शन है उनको ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं दिस इज अ वेब साइट। तो इसका ये मतलब है कि आपका यहां पे जो आंसर होगा दैट इज वेब साइट। सो वेब पेजेस से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन किस एरिया से है, और फिर आपको उसके बाद आप ये पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। इसका डेफिनेटली मतलब यही है कि वेबसाइट की बात की गई है। तो वेबसाइट की डेफिनेशन आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर आप इजीली जो है इसको लिख सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर, नेशनल साइंस फाउंडेशन या NSF एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट हाई स्पीड नेटवर्क कॉल्ड। स्टूडेंट्स, अब अगर इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा देखें, आपने जो चैप्टर 10 के अंदर हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में, वहां पे हमने NSF की बात की थी, नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात की थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन बेसिकली ARPANET जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट पहले सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पजेस के लिए यूज होता था, लेकिन नेशनल साइंस फाउंडेशन जब इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हुई तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है ये आम पब्लिक के लिए भी किया गया और आम पब्लिक भी इंटरनेट जो है वो यूज करना शुरू हो गई थी। तो बेसिकली जो नेशनल साइंस फाउंडेशन का नेटवर्क था उसको हम कहते थे नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो सिंपल इसका जो आंसर है दैट इज NSF नेट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क और NSF स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो देखिए इसके अंदर आपको क्वेश्चन में से ही आंसर जो है वो फाइंड आउट हो रहा है, सिर्फ आपने नेटवर्क का वर्ड जो वो ऐड करना है। मीन नेशनल साइंस फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट हाई स्पीड नेटवर्क कॉल्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो उसके बाद नंबर 3 के ऊपर, आईपी एड्रेस
कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर के अंदर डिटेल से बात की थी कि एड्रेसिंग स्कीम इंटरनेट के ऊपर हमारे यूज़ होती है। आपकी जो भी इंटरनेट के ऊपर डिवाइस मौजूद है, कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइस हो, उस हर डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है। दैट कैन बी कॉल्ड एज IP एड्रेस। इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहते हैं। अब IP एड्रेस जो हमारा वो कितनी बिट्स का होता है, ये बेसिकली आपने मेंशन करना है। और स्टूडेंट इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन कितनी वैल्यू है इसकी, क्योंकि अगर आप इसको अपनी तरफ से लिखेंगे तो हो सकता है वो गलत हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज 32 बिट्स। तो ये 32 का जो आपको वर्ड है, आपके जो 32 जो वैल्यू है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि IP एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है। तो ये याद रखिएगा, इसको बार बार कह रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि IP एड्रेस जो है वो उसकी कितनी बिट्स होती है। तो 32 बिट्स का एड्रेस होता है आपका IP एड्रेस। नंबर 4 के ऊपर, द नेटवर्क अलाउज यूजर टू डैश इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। स्टूडेंट्स ये वेरी सिंपल है। अगर आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहें तो आप खुद से इजीली कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं है। सिंपल क्या कहा गया, द नेटवर्क अलाउज यूजर टू डैश इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, कि जो यूजर्स है इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर, वो आपस में क्या चीज करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली वो शेयर करते हैं। तो यहां पे सिर्फ आंसर में आप लिखेंगे शेयर। यहां पे कोई टेक्निकल आंसर नहीं है, ये वेरी सिंपल कि आप शेयर करेंगे। द नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। नेक्स्ट, द लोकल एरिया नेटवर्क और LAN कैन बी कनेक्टेड टू ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यूजिंग अ हाई स्पीड फोन लाइन कॉल्ड अ डैश लाइन। स्टूडेंट्स अगेन अगर चैप्टर की तरफ जाए तो हमने 2 फोन लाइन्स के बारे में बात की थी। एक हमारी फोन लाइन थी दैट इज ऑर्डिनरी फोन लाइन्स, और दूसरी जो हमारी फोन लाइन थी दैट कैन बी कॉल्ड एज T1 लाइन। T1 लाइन आपकी फास्ट और हाई स्पीड होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी फोन लाइन्स के। तो यहां पे आपका जो आंसर है दैट इज T1 लाइन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास और कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं और उनको हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो किस एरिया से लिए गए। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 6 के ऊपर हमारे पास सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब या www इज कॉल्ड डैश। अब स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर या www के ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो उसको बेसिकली हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। वो नाम है वेब ब्राउजिंग का। वेब क्योंकि इंटरनेट की बात हो रही है तो वेब का वर्ड आएगा। ब्राउजिंग है कि आप सर्च कर रहे हो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू। तो इसका मतलब है यहां पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज वेब ब्राउजिंग। ब्राउजिंग ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द www uses dash protocol to link hypertext documents on the world wide web। स्टूडेंट्स यहां पे आप ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन बेसिकली है कि आप देखेंगे जो आपने ब्लैंक फिल करना है उसके आगे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पे जो आंसर आएगा वो प्रोटोकॉल होगा कोई, और आपको पता है कि प्रोटोकॉल जितने भी हमने पढ़े हैं उसके एंड पे जो एब्रिविएशन का एंड होता है उस पर P लिखा होता है। तो आप ये ज़हन में लेके आए कि हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट का चैप्टर है उसके अंदर हमने प्रोटोकॉल कौन कौन से देखे थे और फिर रिलेट करें उस प्रोटोकॉल को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ। तो क्वेश्चन को एक दफा फिर मैं रीड करता हूं, आपके माइंड में आ जाएगा आंसर। द वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस डैश प्रोटोकॉल टू लिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंदर हमने एक ही प्रोटोकॉल देखा था दैट कैन बी कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि आपके जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उनको ट्रांसफर करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या उसको इन शॉर्ट आप HTTP का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी मैं एब्रिविएशन लिख लेता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं आपके हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उनको लिंक करने के लिए। नंबर 8 के ऊपर, अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन डैश। अब स्टूडेंट्स वेब पेजेस जो बनाए जाते हैं उनको कैसे उनको राइट किया जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है। बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जिसके बारे में हमने जो वेब पेजेस से रिलेटेड लैंग्वेज पढ़ी थी चैप्टर 10 के अंदर दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां पे जो आंसर आपका आएगा दैट इज HTML। So web page is a document written in hypertext markup language. Number 9, a hypertext document is also called dash। और देखें ये hypertext से ही रिलेटेड आपके ये 3-4 क्वेश्चंस इकट्ठे हैं।
लेकिन इस पर कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप क्लियर रखना है, आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट है तो आराम से इसको पढ़ें, आराम से इसको समझें और फिर इसका आंसर लिखें। अब यहाँ पे नंबर 9 पे क्वेश्चन है, अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, कि जो हाइपर टेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो आपको वेब पेज शो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली उसका आंसर यही है कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप वेब पेज का नाम भी देते हैं, कि जो आप पेज ओपन करते हैं उसको हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि आपने वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किया है। उसके बाद आपको क्योंकि वेब के ऊपर आप शो करें तो आप उसको वेब पेज का नाम भी देते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज का नाम भी दे सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन आपका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वेब पेज डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस तरह आपको याद रहना चाहिए कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो उसको वेब पेज कहते हैं और वेब पेज को आप हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। नंबर 10, वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन डैश। अब फ्रेंड्स जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं वो होस्टेड कहाँ पे होती हैं? बेसिकली उसके लिए हमारे पास वेब सर्वर्स मौजूद होते हैं। कोई ना कोई कंप्यूटर, हम उसको वेब सर्वर का नाम देते हैं और वहाँ पे हमारी जो वेबसाइट्स है वो सेव होती हैं या होस्टेड होती हैं। तो वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन वेब सर्वर्स। हम स्टूडेंट्स अगर देखें आप कि जितना हमने इंटरनेट की जहां जहां हम बात कर रहे हैं वहां पे वेब का वर्ड हम लाजमी यूज कर रहे हैं, और जो भी हम वर्ड यूज करें उसके साथ पेज है तो उसके साथ वेब का वर्ड है, सर्वर्स है तो उसके साथ वेब का वर्ड है, एंड सो ऑन। तो ये याद रखिए कि यहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि वेब का वर्ड साथ लाजमी यूज होगा। उसके बाद आपने देखना है कि दूसरा वर्ड कौन सा है। तो यहां पे जो आंसर है आपका वेबसाइट्स आर होस्टेड ऑन वेब सर्वर्स। नंबर 11, अ डैश कैन बी द एड्रेस ऑफ द वेब पेज एंड इज समटाइम्स रेफर्ड एज वेब एड्रेस। फ्रेंड्स एक तो एड्रेस हमें अभी हमने आईपी एड्रेस देखा था, अब यहां पे कुछ और क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। सिर्फ एड्रेस को आपने पढ़ के ये नहीं समझना कि आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अ डैश कैन बी द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, कैन बी द, ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि एड्रेस ही हो, लेकिन कैन बी द एड्रेस ऑफ द वेब पेज एंड इज समटाइम्स रेफर्ड एज वेब एड्रेस, कि उसको वेब एड्रेस का भी हम नाम दे सकते हैं। आईपी एड्रेस को आप वेब एड्रेस का नाम नहीं देते। तो इसका जो आंसर बेसिकली हमने एक एब्रिविएशन पढ़ी थी, दैट इज URL, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का नाम देते हैं, जो आपके स्पेसिफिक वेब पेज जो आपने ओपन करना है उसको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता है। तो बेसिकली URL यहां पे आंसर आएगा। अ URL कैन बी द एड्रेस ऑफ द वेब पेज एंड इज समटाइम्स रेफर्ड एज वेब एड्रेस। तो ये याद रखिएगा। नंबर 12 के ऊपर, Dash is a website that allows us to search through a huge list of web pages. अब स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने पहले, डैश इज अ वेबसाइट, इसका मतलब कोई ऐसी वेबसाइट का पूछा गया है जहां जो क्या करती है, दैट अलाउज अस टू सर्च थ्रू अ ह्यूज लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, मीन सर्च करती है। तो स्टूडेंट्स आप, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर ही आपके आंसर मौजूद होता है। तो ऐसी वेबसाइट जो सर्चिंग के लिए यूज होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो सर्च इंजन्स कहलाते हैं। आपका yahoo.com सर्च इंजन है, आपका google.com सर्च इंजन है, एंड सो ऑन। तो ये सिंपल आपका आंसर यहां पे आएगा, सर्च इंजन, सर्च इंजन। नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज। स्टूडेंट्स आपको लेक्चर के दौरान मैंने बताया था कि ईमेल एड्रेस आप कैसे क्रिएट करते हैं और उसके स्टार्ट में क्या होता है और उसके बाद आप क्या लिखते हैं। तो जनरल फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का। आप लोगों के अपने ईमेल एड्रेस मौजूद है तो यहाँ पे आप जनरल फॉर्मेट के तौर पे आप इजीली वो लिख सकते हैं। अपना ईमेल एड्रेस आप रफ में लिखें और फिर उसका जनरल फॉर्मेट बना लें। तो बेसिकली जनरल फॉर्मेट आपका ये बनेगा कि स्टार्ट में आता है यूजर नेम, कि जो भी आपने नाम रखा है, और फिर @ का साइन होता है, और देन DNS एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम इमरान है, मैं आप कहता हूं कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है इमरान, यूजर नेम हो गया, @DNS एड्रेस में कहता हूं जी pgc.edu.pk है। तो इस तरह जो आपका यूजर नेम इमरान हो गया, @pgc.edu.pk आपका जो DNS एड्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्मेट पूछा गया, तो जनरल फॉर्मेट आपने ये लिखना है कि यूजर नेम पहले होता है, फिर @ का साइन होता है, उसके बाद DNS एड्रेस दिया जाता है। तो ये जनरल फॉर्मेट है, इसको याद रखिएगा। नंबर 14 के ऊपर, न्यूज ग्रुप्स आर सिमिलर टू डैश। न्यूज ग्रुप जो आपके इंटरनेट के ऊपर यूज होते हो सकता है आप लोग यूज भी करते हो, उनका हम ब्लॉग्स का नाम भी देते हैं। आपने सुना भी होगा इंटरनेट के ऊपर आप यूज करते हैं
ब्लॉग्स कहते हैं हम न्यूज़ ग्रुप्स को। तो न्यूज़ ग्रुप्स आर सिमिलर टू ब्लॉग्स। जिस तरह आप ब्लॉग्स के अंदर मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हैं, इसी तरह आप न्यूज़ ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है बेसिकली न्यूज़ ग्रुप की। अगर आपको न्यूज़ ग्रुप की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली जो है ये ब्लैंक फिल कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट के ऊपर जो डिस्कशन ग्रुप होते हैं उसको हम न्यूज़ ग्रुप का नाम दे सकते हैं। तो यहां पे आप लिखे न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ ग्रुप। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। मैंने 1 से लेके 51 से लेके 15 तक हमने डिटेल से बात की कि डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स आपको जब दिए जाते हैं तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आंसर क्या है। और फ्रेंड्स बेसिकली जो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे मुश्किल फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं, क्योंकि इसमें आपने जो वर्ड लिखना होता है वो खुद से लिखना होता है। एमसीक्यूज के अंदर भी आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, ट्रू फॉल्स के अंदर भी आपको पूरी स्टेटमेंट मौजूद होती है, आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है। लेकिन इसके अंदर आपने खुद से जो है वो वर्ड जो है मेंशन करना होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है इसका जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करें किस एरिया से लिया गया है, उसके बाद आप इसको जो फिल आउट करें। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे हमारे पास जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें से हम ट्रू स्टेटमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और फॉल्स स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स सी, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम बात करेंगे जो हमारी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पे हमारे पास मेंशन है नंबर 1 के ऊपर, आईपी एड्रेस इज अ 16 बिट एड्रेसिंग स्कीम। स्टूडेंट्स ये चीज तो आपने याद रखनी है, उसको रट लेना है कि आपको जो आईपी एड्रेस है उसकी कितनी वैल्यू होती है, आईपी एड्रेस कितनी बिट्स का होता है। तो आईपी एड्रेस आपका जो वो 32 बिट्स का होता है। ये 32 का जो आपके पास वैल्यू है इसको आपने याद रखना है अच्छी तरह। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेंशन है कि आईपी एड्रेस इज अ 16 बिट एड्रेसिंग स्कीम, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का होता है। तो आप इसको फॉल्स लिखें। नंबर 2 के ऊपर, एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्टूडेंट्स अब इसमें आप अंडरस्टैंड करें कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात की गई है। तो एनआईसी कार्ड बेसिकली किस काम के लिए यूज होता है। अगर आप लेक्चर्स के अंदर जाएं तो हमने डिटेल से बात की थी कि हमारे पास जितनी भी इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस मौजूद होती हैं, उन डिवाइसेस ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयर करना है, तो हर डिवाइस के ऊपर आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बगैर कोई भी डिवाइस जो है वो नेटवर्क के ऊपर डाटा शेयर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेंशन है, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि ऐसा ही होता है कि तमाम डिवाइसेस जो नेटवर्क के ऊपर होती हैं वो अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो एनआईसी कार्ड के थ्रू ही कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 3, URL is used to locate a computer on the internet। अब स्टूडेंट्स ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा गौर से एक दफा फिर इसको पढ़ता हूँ, जरा गौर से इसको सुनिएगा। URL is used to locate a computer on the internet। कंप्यूटर आपकी एक डिवाइस है, और स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि आईपी एड्रेस जो यूज होते हैं वो डिवाइस को दिए जाते हैं। हम आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को दे देते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपकी जितनी भी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, तमाम डिवाइसेस को कोई ना कोई आपने आईपी एड्रेस जो असाइन किया होता है। और स्टूडेंट्स URL बेसिकली जो है वो डीएनएस एड्रेसिंग से रिलेटेड है इनफैक्ट। तो इसका ये मतलब है कि वो कंप्यूटर को लोकेट करने के लिए यूज नहीं होता। तो इसका आंसर जो आपको आएगा वो होगा फॉल्स। तो इसको आप याद रखिएगा, दिस इज फॉल्स। नंबर 4 के ऊपर, अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज। स्टूडेंट्स अगेन डेफिनेशन है कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो और वेब पेज की आपको डेफिनेशन याद हो तो आप आइडिया कर सकते हैं कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इनफैक्ट जो भी आप वेब पेज ओपन करते हैं वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही होता है। तो इसका मतलब है कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज। ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो ट्रू है। तो इसको आप टी लिखें। नंबर 5 के ऊपर, ईमेल सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये भी अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि ईमेल सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ईमेल सर्वर की बात की गई है कि ईमेल का जो सर्वर होता है, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट दोनों यूज होते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर क्लाइंट सर्वर के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं क्लाइंट्स कैसे काम करते हैं और सर्वर्स कैसे काम करते हैं। आप ये देखें कि ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसका जो सर्वर है
उसका क्या काम होता है, यहाँ पे ये बेसिकली पूछा गया। अगर आपको ईमेल सर्वर के काम के बारे में पता है कि वो क्या काम करता है, तो आप इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगेन मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। ईमेल सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। फ्रेंड्स बेसिकली ये काम जो है ये ईमेल क्लाइंट करता है जो हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल होता है। हम उसके थ्रू जो है वो ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ईमेल सर्वर का इनफैक्ट ये काम नहीं, उसके डिफरेंट काम है। वो उस जो ईमेल है उसको मैनेज करता है, उसको सेव रखता है और आपके दूसरे जो ईमेल क्लाइंट्स हैं वहाँ तक ईमेल्स को आपके फॉरवर्ड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेंशन है ये यूज टू क्रिएट, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ये बेसिकली ईमेल सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये ईमेल क्लाइंट्स की है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी, क्योंकि ईमेल सर्वर का ये काम नहीं है कि वो मेल्स को क्रिएट करेगा, सेंड करेगा या रिसीव करेगा। ये ईमेल क्लाइंट्स का काम होता है इनफैक्ट। नंबर 6 के ऊपर, ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट मस्ट हैव HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट मस्ट हैव HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, कि किसी भी कंप्यूटर ने अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि HTTP सर्वर के कॉन्फ़िगर्ड होने का। HTTP सर्वर जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर जो है, उसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, फिर ही कोई भी कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा हमने किसी भी चैप्टर के अंदर कहीं भी नहीं पढ़ा ऐसा कॉन्सेप्ट कि ऐसा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 7, DHCP या डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू असाइन IP एड्रेस डायनामिकली। फ्रेंड्स पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करता क्या है। पहली चीज P एंड पे है, इसका मतलब ये प्रोटोकॉल है। अब ये प्रोटोकॉल करता क्या है, इसके अंदर कीवर्ड मौजूद है D का। D स्टैंड्स फॉर डायनामिक। और अगेन आपको मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चंस के अंदर भी आपको आंसर मिल जाते हैं। अब डायनामिक का वर्ड आपके इस प्रोटोकॉल में भी यूज हुआ है और एंड पे भी लिखा गया IP एड्रेस डायनामिकली। इसका ये मतलब है कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का अगर आपको ये पता है कि DHCP IP एड्रेस असाइन करता है, तो सिर्फ उसके बाद आइडेंटिफाई करना ये रह जाता है कि वो स्टैटिकली IP एड्रेस असाइन करता है या डायनेमिकली करता है। तो वो तो उसके जो नाम है उसी के अंदर मेंशन है कि डायनेमिकली करेगा। तो इसका ये मतलब है कि DHCP इज यूज्ड टू असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्योंकि अगर आप DHCP यहाँ नाम मेंशन करते और वहाँ पे मेंशन होता है या IP एड्रेस DHCP इज यूज्ड टू असाइन IP एड्रेस स्टैटिकली, तो फिर वो गलत होता है, क्योंकि DHCP जो आपका सर्वर होता है वो IP एड्रेस असाइन करता है डायनेमिकली, कि ऑटोमेटिकली IP एड्रेस आपकी मशीन को असाइन हो जाता है, आपको मैन्युअली खुद से नहीं करना पड़ता। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू। सो नंबर 8 के ऊपर, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेब सर्वर। अब स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताया था, आज फिर एक चीज बता रहा हूं कि पूरी स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़िए जरूर। ऐसा नहीं कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ा और आपने कहा ये ट्रू है या फॉल्स है। पूरी तरह हर वर्ड को, जो भी वर्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड जरूर करें। अब इस जो डिटेल है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड जो वो चेंज है, अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। अब वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, दोबारा पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड डैश या वेब सर्वर्स। अब बात की कि रिलेटेड वेब पेजेस की जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं। आपको अगर इसकी डेफिनेशन याद है तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, वेब साइट का नाम देते हैं। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट में वर्ड सर्वर लिखा हुआ है वो चेंज है। अब इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि आपने जल्दी में पढ़ा है और आपने वेब और देखा आगे एस लिखा हुआ है सर्वर का, तो इसका मतलब आप यही समझे कि साइट ही लिखा होगा, आपने उसको जो है वो ट्रू कर दिया। तो ये बस याद रखिएगा, पूरी स्टेटमेंट का जितने भी वर्ड्स लिखे हुए उनको अच्छी तरह स्टडी करें, उनको अच्छी तरह पढ़ें और फिर आंसर लिखिएगा। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड वेब सर्वर, ये आपका फॉल्स होगा। तो यहां इसके एफ आप मेंशन कर दें। उसके बाद नंबर 9 के ऊपर, ऑन इंटरनेट जंक मेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग ईमेल्स यूज करते होंगे, वहां पे आप देखते भी होंगे स्पैम मेल्स होती हैं या जंक मेल्स होती हैं। ये सेम ही चीज के दो नाम है इंटरनेट के ऊपर। जंक मेल्स जो आपकी वो स्पैम भी कहलाती हैं। तो ये आपका ट्रू है, इसको मैं टी लिख देता हूं। नंबर 10 के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेज इज कॉल्ड लोडिंग अप पेज। अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेज
कि वेब पेज को लॉन्च करना इज कॉल्ड लोडिंग अ पेज। बेसिकली ये रिलेट कर रहा है लोडिंग अ पेज लॉन्चिंग के साथ, लेकिन इनफैक्ट टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम बात करें तो जो लॉन्च करना होता है वेब पेज उसको हम लोडिंग अ पेज नहीं कहते, उसको पब्लिशिंग अ पेज कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेज इज कॉल्ड पब्लिशिंग अ पेज, नॉट लोडिंग अ पेज, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिशिंग अ पेज आएगा। टेक्निकल वर्ड्स जो है उसको आपने मेंशन करना है कि पब्लिशिंग अ पेज इसका आंसर है। अगर यहाँ पे लिखा होता है पब्लिशिंग अ पेज तो फिर आपका ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती, लेकिन इस केस के अंदर आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज फॉल्स। तो सर बेसिकली ये हमारे पास थे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में हमने ये देखा। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास अगर फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद है तो उन फिल इन द ब्लैंक्स के बाद स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और फिर हम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स एक टिप मैंने आपको बताई कि कई दफ़ा क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर जो है वो मिल जाता है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन का एरिया आइडेंटिफाई करें, किस एरिया से क्वेश्चन लिया गया, और उसके बाद उसका आंसर लिखें। कुछ चीज़ें आपको अच्छी तरह याद करनी पड़ेंगी क्योंकि वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। लाइक आईपी एड्रेस कितने बिट्स का है, तो ये 32 का जो 32 जो वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेगी। आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स का ही होता है, इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास अगर डिफरेंट स्टेटमेंट्स मौजूद हो तो उन स्टेटमेंट्स में हम ट्रू स्टेटमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे और फॉल्स स्टेटमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि वर्ड बाय वर्ड जो स्टेटमेंट आपकी होती है उसको अच्छी तरह रीड एक दफ़ा ज़रूर करें, फिर आप आंसर जो आप लिखेंगे उसके सही होने के चांसेस जो है वो 90% से इंक्रीज कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।